अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। क्या महंगाई कम होगी? ये जो जंग जारी है अदालत में, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, PDM गवर्नमेंट और सड़कों पर स्ट्रीट पावर्स के मुजाहरे, एहतजाज, 9 मई को होने वाली शरपसंदाना कार्रवाइयाँ जिसकी हर तरफ मजम्मत हुई है और अब कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। ये सारी जंगें जारी रहेंगी, ये सारे महाज खुले रहेंगे। पाकिस्तान माशी दलदल सब चीज़ें, IMF प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, चीन मदद को आएगा या नहीं आएगा, ये सारे सवाल और इन पर बहस जारी रहेगी। लेकिन एक वो जंग है जो एक आम आदमी की जंग है। वो जंग ये है कि क्या आटे की कीमत कम होगी, क्या सब्जी की कीमत कम होगी, क्या रोज़मर्रा जो अशिया है खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में कोई कमी होगी या नहीं होगी। और इस सवाल ने एक बार फिर से इस पर जोर पकड़ा है क्योंकि कल हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी हुई। बड़ी कमी इसलिए कि डीजल की कीमतों में खास तौर पे तकरीबन 30 रुपए फी लीटर की कमी हुई और ये तकरीबन 11% जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि बनता है, जो टोटल रेशो है उस हिसाब से। इस कमी के बाद क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि एक आम आदमी की जो जंग है उसमें एक आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये पावर स्ट्रगल तो जारी रहेगी पावर क्वार्टर्स में, लेकिन क्या आम आदमी को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा? ताजिर बरादरी क्या कहती है, माहिर मईशत क्या कहते हैं, ये अब आपको सुनाएंगे। लेकिन वजीर खजाना पहले क्या कहते हैं। इसहाक डार साहब ने तमाम MNAs, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रोविंशियल जो आपके सत्ता के ऊपर गवर्नमेंट्स हैं उनसे क्या मुतालबा किया है। लेट्स हियर दिस कि आज फ्लोर ऑफ द असेंबली में क्या कहा उन्होंने। लेट्स हियर दिस। हमारे भाई बहनें जो MNAs हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको फोर्स करें कि भी आप अपने किराए को, ट्रांसपोर्ट किराए को कम करें, आप इन कीमतों को कम करें, क्योंकि ये पास होना चाहिए। एक तो है डायरेक्ट कंज्यूमर जिसने डीजल खरीदना है, एक है जी इनडायरेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट हर दफ़ा हम देखते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरी कोशिश की है कि जितनी रिलीफ हो सके। अल्लाह करे कि ये सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी जो एक रिलीफ रात अनाउंस हुई है जो आज से लेके 31 मई की मिड नाइट तक होगी, और अल्लाह करे आइंदा भी हम इस तरह के कोशिश, हमारी कामयाब कोशिशें हों। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि ये एक सिंसियर एफर्ट थी, लेकिन अब इसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक पहुँचना वो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इंश्योर करें। इस सवाल के साथ कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक और सवाल ने जन्म लिया है। कल जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई उसके बाद से फौरी तौर पर एक सवाल ये ज़ेरे गर्दिश करने लगा कि क्या पाकिस्तान ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया है कि अब कोई उम्मीद नहीं कि IMF का जो स्टॉल्ट या रुका हुआ प्रोग्राम है या वो इंस्टॉलमेंट जो अभी तक मिली नहीं है या वो 9th रिव्यू जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बारे में हुकूमत ने हर तरह की उम्मीद को छोड़ दिया है। क्या अब ये तवक्को रखी जाए कि पाकिस्तान चीन की तरफ देख रहा है कि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हैं या जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप है इसको पूरा करेगा? तो ये भी साथ साथ बड़ा अहम सवाल बन चुका है कि पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या IMF के साथ अब मामला तय हो नहीं रहे और क्या हुकूमत ने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है? और फिर 7 जून तक जो पेमेंट्स हुकूमत को देनी है, क्या हुकूमत के पास इतने ज़खायर हैं कि हुकूमत उन पेमेंट्स को पूरा कर सके? साथ साथ पाकिस्तान के जो CDS रेटिंग्स हैं उसमें भी जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं जो डिफॉल्ट रिस्क की निशानदेही कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर डॉक्टर फरूख सलीम साहब से पहले तज़िया हासिल करते हैं, सीनियर तज़्ज़िया-निगार, और डॉक्टर अजीब साहब जो कि साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। हमारे साथ दोनों शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब सीनियर माहिर मईशत हैं, हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फरूख सलीम साहब, आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई तवक्को है इस कीमतों में कमी के बाद आपको लगता है? देखिए, रियासत पाकिस्तान के अंदर जो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम हुकूमत का इशू है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके पास खजाना खाली है, डॉलर्स नहीं है, 3 हफ्ते से ज्यादा के डॉलर इस जोरी में नहीं है। ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इशू था। और अवाम जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हम होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई का है। अगर महंगाई के ऊपर आप एक नजर डालें तो पाकिस्तान में अगर 30-35% की शरह आती है तो अफगानिस्तान में तो वो 5-6% है, इंडिया में वो 6-7% है, बांग्लादेश में 7-8% है। तो हमसाया ममालिक जो हैं उनके मुकाबले में हमारे यहाँ शरह है वो 3-4 गुना ज्यादा है। उसके पीछे जो वजह है, जो टेक्निकल वजह मैं आपको बताता हूँ, जो मईशत बढ़ाई जाती है, वो ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो बहुत तेजी से नोट छाप रही है, जिसको कहते हैं नोट्स इन सर्कुलेशन। और ये पिछले कोई 4-5 सालों से मुसलसल चल रहा है। अब सोचिए कि आज से कोई 4-5 साल पहले वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर टोटल नोट सर्कुलेट कर रहे थे वो कोई 4 खरब रुपए के थे, 4 ट्रिलियन रुपीस। आज वो 10 ट्रिलियन से जायद हो गए।
जिसका मतलब ये है कि हुकूमत ने दबा के नोट छापे हैं, और जब इतने ज्यादा नोट्स इन सर्कुलेशन हो जाते हैं बड़ी थोड़े से अर्से के अंदर, वो आप देखिए कि जो क्वांटिटी है गुड्स की और सर्विसेज की वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, तो फिर उनकी कीमतों का ये हाल होता है जो पाकिस्तान में होता है। तो अगर तो आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कोई रिलीफ मिलने वाली है, जैसे वजीर खजाना साहब ने कहा कि अगले 15 दिन जो है उसमें हम डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है वो यही 30 रुपए कम कर दी है डीजल की कीमत, तो शायद कुछ मामूली सी शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ जो है महंगाई के हवाले से, वो जब तक हुकूमत जो है वो नोट्स एंड सर्कुलेशन को कंट्रोल नहीं करेगी, तो आप समझे कि रिलीफ सामने आने वाली नहीं। तो फारूक साहब, शॉर्ट टर्म में आपको मतलब क्योंकि इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ट्रांसपोर्ट और दीगर अशिया के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट करें क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो फौरी तौर पर आ जाता है, एक दिन के एक रात के अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं और नामुनासिब या फिर आप कह सकते हैं नाजायज़ तरीके से भी बढ़ जाती हैं। रिटेलर्स अपने प्रॉफिट्स रखते हैं और बढ़ा देते हैं शई कीमतों को, तो क्या कमी भी उसी रेशो से आएगी या फिर कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी, आएगी तो बहुत कम आएगी, क्या होगा इन द शॉर्ट टर्म? देखिए, तारीख गवाह है कि कीमतें बढ़ती बड़ी तेजी से हैं, फिर उनमें जो गिरावट है वो बड़ी मुश्किल से आती है। देखिए, दो चीजें, एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम हो गई हैं, और अच्छी खबर ये है कि जून की 30 तारीख तक हुकूमत के पास जो हुकूमत की अदायगियां जी, उसकी पेमेंट के खजाने में पड़ी, लेकिन जून की 30 जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। जो बहुत ही बुरी खबर सामने आई है कुछ दिनों से, जो खास सामने आई है, वो ये है कि पीटीआई ने अपने सियासी मुफाद के लिए जो पिछले 2-3 दिनों में मई से और एक दिन में जो किया है, उसका एक बड़ा बुरा पैगाम दुनिया भर में वो जो तस्वीर आती है, उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान में रहने वालों को न सिर्फ शॉर्ट टर्म झटका मिला है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट भी आएगा। जो सरमायाकार है, आलमी सरमायाकार है, मुल्क के अंदर सरमायाकार है, तो वो डर निकलेंगे कि भाई यहाँ पे तो एक सियासी जमात लोगों को बाहर निकाल लाती है और फिर आग लगना शुरू हो जाती है। तो स्टडीज सामने आती हैं इस हवाले से कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है मुल्कों के अंदर, तो अगले 2 से 3 साल तक कहा जाता है कि तकरीबन 1 से 2% ऑफ देयर जीडीपी का नुकसान हो। यानी कि इस इवेंट के नतीजे में जो हमने देखा 9 मई के नतीजे में, मैं समझता हूं कि अगले 4 क्वार्टर्स के अंदर पाकिस्तान को 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान। अच्छा, ये नुकसान आप कह रहे हैं कि बराह रास्त सरमायाकारी की मद में होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लोकल इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, डर जाते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नीचे आ जाता है, एक्सपोर्ट कमी आ जाती है, दुनिया की तिजारत कम हो जाती है। सब चीजों को आप जमा कर लें तो सामने आती है, वो कहते हैं कि तकरीबन 1 to 2% ऑफ जीडीपी का नुकसान होता है, और वो अगले कई क्वार्टर्स तक जारी रहता है। सही। तो एक तो हमने शॉर्ट टर्म नुकसान देख लिया कि अफलाक को नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाई गई, सिर्फ बताया जाता है कि कोई के अमलाक को आग लगाई, नुकसान हुआ। मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो ऐसे हादसे मुल्कों की तारीख में होते हैं, उनका एक बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है और उनका एक बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। आप यकीनी तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद डॉक्टर खलीफ साहब से भी गुफ्तगू होती है, फरूक सलीम साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। रिलीफ पहला कदम है, क्या मजीद स्कोप हुकूमत के पास है? बजट भी आने वाला है, और क्या इसमें कुछ और खुशखबरियां हुकूमत दे सकती है आवाम को रिलीफ की सूरत में? इस स्कोप इतना है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है। इस ब्रेक के बाद हम उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में सियासी सूरत हाल, उस पर इसकी मईशत पे असरात और
हालिया पेट्रोलियम कीमतों में कमी, इसके मीशत पे असरात, महंगाई पे असरात क्या होंगे, इस पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर हकार नजीब साहब, क्या महंगाई में कमी मुतवक्का है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद? सैफान, अगर आप ये जो थोड़ी सी जायरेशंस हैं ऊपर नीचे की, इनको वरी ना करें तो आप ये देखेंगे इस वक्त फूड इन्फ्लेशन 48% है और CPI जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 36% है। बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये बहुत ही तकलीफदेह हैं फॉर एनी पाकिस्तानी, वेदर यू नो नॉट दैट वेल ऑफ या इवन जो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं। ज़रूर ऐसा है कि 30 रुपए जब डीजल कम होता है तो कुछ किराए जो हैं वो इन द शॉर्ट टर्म कम हो सकते हैं। अच्छी खबर इसमें यह है कि चूंकि इस वक्त भी मैं देख रहा हूं कि जो ब्रेंट की कीमत है वो $75 पे है, इट्स अबाउट $10 लेस देन व्हाट इट वाज अ मंथ अगो। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू भी करता है, विच इज़ लाइकली बिकॉज वर्ल्ड डिमांड जो है कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो शायद ये थोड़ा सा पास थ्रू का इफेक्ट आ सकता है। But on a short term basis in the next 3 to 6 months जो आपकी inflation seep in कर गई है वो I think quite sticky है। sticky से मतलब है कि वो रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। food inflation जो है उसकी बहुत बड़ी वजह supplies की shortfall है। इनकी जो शॉर्ट टर्म वजह हैं वो समझना ज़रूरी है, और वो ये हैं कि चूँकि आपके पास सप्लाई साइड डिस्टर्ब्ड है बिकॉज आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और फ्लड्स की वजह से आपकी लोकल क्रॉप्स भी हर्ट हुई थी। ये दोनों वजह शॉर्ट टर्म हैं। इन द लॉन्ग टर्म आपकी पैदावारी सलाहियत बहुत कमज़ोर है, सो चूँकि आप पैदावारी सलाहियत को इम्प्रूव नहीं कर पाए तो आपकी सप्लाई साइड वीक है। ऑन द अदर साइड आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसलिए हर्ट है बिकॉज उसका अफेक्ट, जैसे डॉक्टर साहब साथ वाले ममालिक की बात कर रहे थे, वहां पे उस तरह की रुपी की डिवैल्यूएशन नहीं है, सो दैट प्राइस थ्रू का जो इफेक्ट है इंटरनेशनल वो पास ऑन कम हो रहा है। चूंकि आप IMF का प्रोग्राम नहीं कर पाए हैं, आपका जो रुपया है वो वीकन होता चला जा रहा है, जो शॉर्ट टर्म में अगेन जो इस वक्त डिसऑर्डरली सी मूवमेंट है रुपए की, और आप अपनी $6 अरब की इंपोर्ट को $3 अरब पे लाकर इकोनॉमी को जब इतना स्लो कर देते हैं तो आपकी सप्लाई साइड हर्ट हो जाती है और वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। इन द मीडियम टर्म ऑफ कोर्स एक आप देखें कि आपकी बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, 9 ट्रिलियन की आपकी इस वक्त रुपया जो है वो घूम रहा है मार्केट में। चूंकि हम उसको फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं ला पाए, वहाँ पे एक डिमांड भी रहती है। फिर जो टर्फ के पैसे हमने 1% पे दिए, फिर जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग में डिले की, ये सब वो अवामिल है जिसने पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को यहाँ ला खड़ा किया। और जैसे कि ठीक पहले कहा गया कि जो हमारा जो स्टेट है जब वो बोरो करती है और बहुत ज़्यादा बोरो करती है और बजट का खसारा पिछले साल 7.9% पर करती है और इस साल फिर 7% से ऊपर करेगी, तो जब वो बोरो करती है तो वो भी इन्फ्लेशनरी होता है, और जब वो अपने खर्चे बढ़ाती है तो वो भी इन्फ्लेशनरी होते हैं। सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लेशनरी बजट आपने पूछा वो क्या होगा, इस सारी चीज को देखते हुए रिलीफ का बजट नंबर 1 ये होगा कि अपना फिस्कल का खसारा जो है वो 4-4.5% पे लाइए। इस साल आपने कहा कि हम फिस्कल के खसारे को 4.9% पे करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब माज़रत हो, हुकूमत की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि हम मिनिमम वेजेस को बढ़ा देंगे और 40,000 इस तरह की फिगर्स आ रही हैं, और दूसरा ये भी कि हम रिलीफ देंगे पेट्रोलियम मसनूआत में भी, और ऐसी भी खबरें हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है उसके बाद फिस्कल, तो ये डॉलर को भी कम करने की कोशिश करेंगे ताकि पब्लिक को फेस कर सकें, क्योंकि उन्होंने 200 रुपये खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वो लेकर आएंगे। तो ये कुछ कर सकती है ये चीज़ें हुकूमत विदाउट वायलेटिंग द फिस्कल रूल्स एंड एवरीथिंग, और जो IMF प्रोग्राम है उसको करे बगैर? सैफान, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है डॉन अखबार में जो बजट रिपेयर पे है, और उस पे मैंने सबसे ज्यादा ये एम्फसाइज किया है कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इज द रियल रिफॉर्म दैट वन इज लुकिंग फॉर। पहली बात जो आपने बातें की हैं उनमें वजन है, आपको मिनिमम वेज को 25,000 से बढ़ाना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशनरी दौर में कम से कम 35,000 कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ये हुकूमत कर सकती है, इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट 1 से 2% आएगा, बट स्टिल आई थिंक इट्स समथिंग टू डू। नंबर 2 जो आपने बात की, जो टारगेटेड रिलीफ है दैट इज द ओनली रिलीफ इन टर्म्स ऑफ सब्सिडाइजिंग द पुअर जो कि सोचना चाहिए, और वो मैं समझता हूं कि जो 360 अरब का आप उसको इनकम सपोर्ट कहें, बिस्क कहें, एहसास कहें, उसको बढ़ाकर 450 पौने 500 पर ले जाना चाहिए। ये 2 काम है जो जरूर करने चाहिए। जो अपने आप को ठीक करना है वो आपको पेंशन्स का रिफॉर्म, SOE पे पैसे जो जा रहे हैं उसका रिफॉर्म,
आपको जो अपना PSDP है, वो जो प्रोविंसेस में सब्जेक्ट चले गए हैं उन पे ना खर्च करना, जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, ये जो सारे हमने रखे हुए हैं, इन पे जो करंट एक्सपेंडिचर होता है इसको रोकना। सो कलीदी काम भी कर सकती है हुकूमत अगर रिफॉर्म ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर बजट देना चाहे तो। सो हुकूमत को ये काम करने चाहिए। फिर जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं, इस वक्त बजट में ये लिखा हुआ है, जो FY22 में आपने बजट कंप्लीट किया था, उसपे 1428 अरब के कंसेशंस और टैक्स एग्जेम्पशंस हैं पाकिस्तान में। आप इनको बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं अगर आप चाहें, और कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि इससे भी बहुत ज़्यादा हैं, पर जो फिगर हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है वो 1428 अरब का है। तो तीसरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि इसका रिफॉर्म हमें दिखाएं कि ये कंसेशंस आप तोड़ें। अ लॉट ऑफ सीरियस वर्क इज रिक्वायर्ड अगर आप इस बजट को एंटी इन्फ्लेशनरी, टारगेटेड सब्सिडीज और ये बिजली, फूड, गैस, ये जो जनरल सब्सिडीज, फर्टिलाइजर इन पे हैं, इन सब को विड्रॉ करना पड़ेगा और सिर्फ इनकम सपोर्ट के 9 से 10 मिलियन हाउस होल्ड्स पे सब्सिडाइज करना पड़ेगा। ये जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, SOEs के एक्सपेंडिचर से जान छुड़ानी पड़ेगी, अपने जो खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होने जा रहा है वो है कि आप इस साल 5300 अरब रुपया और अगले साल 7000 अरब से भी ज्यादा खर्च करेंगे अपनी मार्कअप पेमेंट्स पे। तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके भी कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म तरीके हैं, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस पर भी कुछ दिखाएगी। सो ये इतना मेहनत का काम है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपसे 2 जुलाई को बात करूंगा, जब बजट पास हो चुका होगा, तो इसमें से कुछ चीजें भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको बजट में दिखाई दे। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं। तो फरोज अली साहब, फिर हम आप दोनों की जो बात है इससे उम्मीद यही है कि कोई इम्पैक्ट है भी तो इन द वेरी शॉर्ट टर्म कुछ हो, थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का, वरना महंगाई पर इसका कोई भी मुस्बत असर जैसे कहा जाए वो नहीं पड़ने वाला। फरोज सलीम साहब, ये तो हालिया चीज़ें, और आगे भी कोई ज़्यादा रूम नज़र नहीं आ रहा। जो बजट में भी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लेशनरी बजट के लिए हमें बहुत से आगे स्टेप्स इन द लॉन्ग टर्म उठाने होंगे, तब जाके ये रिलीफ हो सकता है आवाम के लिए। फरोज साहब, डू यू एग्री विद दिस? इरफान साहब, एक हमारी सियासी सिमत है, एक हमारी बात। सियासी सिमत जो है कदम इस्तेमाल है, और मार्केट सिमत है कि 30 तारीख के बाद 40 साल शुरू होगा, उसमें 41.8 अरब डॉलर चाहिए हमें अगले। इस साल टैक्स का था वो कि 7,500 का, और अगले सिर्फ जो डेट सर्विस की कीमत में अमाउंट पे करती थी वो लगभग उतनी है जितनी टोटल टैक्स का इस साल का। तो हुकूमत का खजाना खाली है, खाली खजाने से आप रिलीफ की ऐलान तो जरूर, लेकिन रिलीफ मिल नहीं सकती। तो ऐलान तो जरूर होंगे, जैसे आपने कहा कि शायद ये इलेक्शन का था, लेकिन रिलीफ कोई मिल नहीं पाएगी। ये तो सैफान साहब खदशा इस चीज का है कि जिस हमारी जा रही है, जिस हमारी सियासत जा रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगले 3 महीनों में या मैक्सिमम 6 महीनों में कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर तो सियासी इस्तेहकाम आ जाए और ले आ जाए तो फिर शायद कुछ उम्मीद, कुछ मसरत उम्मीद नजर आ सकती है। लेकिन ये धमाका जो है, इसका खदशा ज्यादा नहीं है कि बहुत जो करंट सिचुएशन है, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये चल नहीं सकती। मैक्सिमम आपको खींच लेंगे, 3 महीने खींच लेंगे, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा मुल्क के अंदर धमाका हो सकता है। और मुझे शक इस चीज का है कि जिस कहते हैं आमरीयत या अथॉरिटेरिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। शायद कोई एक उम्मीद रह जाए काम करने की, क्योंकि शायद जमहूरियत के नतीजे में इस सियासी इस्तेकाम नहीं आ पा रहा। सही, एक आम आदमी के लिहाज से फरोज सलीम साहब, और जो भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि 3 महीने बाद हम जिस तरफ भी जाए, खुदा ना खास्ता धमाका या जिस मामला जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बड़े ऑटोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, उन सारी सूरत हाल में आम आदमी के लिए तो नुकसान, हु इज द लूजर राइट नाउ? वो तो चले सियासी जमात में जो गेम होगा, जो भी कौन जीते कौन हारे,
आवाम हर सूरत में लूजर है ना, ये 3 महीने बाद भी कुछ हो, कोई हादसा हो जाए तो भी लूजर, नहीं हो तो भी लूजर, या उसमें कोई आपको लगता है कि विनर पोजीशन में आवाम नजर आती है? फरोज अहमद साहब देखिए, अशराफिया की जंग चल रही है, इसमें जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनका कहीं मुफाद सामने नहीं रखा जाता। यहाँ पे जिससे छिड़ गई है वो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह कुर्सी पे वापस बैठ जाए, जो बैठे हैं उनका पूरा फोकस ये है कि उनसे कहीं कुर्सी चली ना जाए। जो आप बात करते हैं कि क्या मिलने वाली है, 24 करोड़ क्या बनेगा, उनका मफाद क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या है, ये बातें इस बात के तसल्सल के अंदर नहीं जा रही। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अशराफिया की जंग चल रही है और वो बड़ी खतरनाक जंग चल रही है, और इससे मईशत को, पाकिस्तान और पाकिस्तान रहने वालों को ये बहुत बड़ी चुकानी पड़ती, बहुत बड़ा नुकसान हो। सही नुकसान। अच्छा, ये खाका नजीर साहब आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अब हमने ये तो कहा कि अभी आपको लगता नहीं कि इन कीमतों में कमी से कोई खातिर का रिलीफ अवाम को मिले, बजट में भी इतनी स्पेस फिलहाल नज़र नहीं आती, अगर रिफॉर्म्स होते हैं तो आगे जाकर नज़र आ सकती है। अभी हम ये तय कर चुके हैं कि हम IMF के साथ, क्योंकि हम उम्मीद छोड़ चुके हैं, ये तयन हो चुका है, इट इज़ नाउ बीन डिसाइडेड, या जो हमारे पॉलिसी क्वार्टर्स हैं उनमें कि अब IMF से उम्मीद नहीं रखनी हमें खाका नजीर साहब, या अभी है उम्मीद? अच्छा, डॉक्टर खाकान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, कोशिश करते हैं दोबारा बहाल करें। फिरोज साहब, क्या हम अब IMF के साथ हैं या नहीं है क्या, और अगर नहीं है तो हमने कोई ऑल्टरनेट प्लान सोच लिया है? और जिस तरह आपने कहा था कि हमें अभी जून तक की तो पेमेंट्स हैं, उसके बाद की जो पेमेंट्स हैं वो हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या होगा, खुदा क्या सूरत हाल नजर आती है आपको फिरोज साहब आगे? देखिए, इस वक्त मुझे महसूस ये हो रहा है कि हुक्मरान तबका जो है वो सिर्फ सोच रहा है कि 3 तारीख का 1.5 महीना रह गया, जो आय है वो लगभग $15 है, जो $4.5 अरब पड़ा है, तो हुकूमत कह रही है कि जून की 30 तारीख हमारा साथ रहा है। लेकिन तो अगला माली समय है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग $8 अरब चाहिए होगा। IMF के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं है। आप चाइना की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात कर ले, जिन अमाउंट की बात करते हैं, यानी कि कोई $42 अरब कि कोई भी एक मुल्क जो है पाकिस्तान नहीं दे सकता, नहीं दे पाएगा। IMF के अलावा कोई चारा नहीं, कोई मुतबादिल नहीं। IMF अब हम नहीं जाते, ठीक है, तो फिर हमें इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा जून की तारीख के बाद। अच्छा, और खाका नजीर साहब आप आ चुके हैं साथ, दोबारा मुझे बताएं कि कोई मुतबादिल है आपको लगता है IMF के अलावा? और ये खुदा ना खास्ता जो CDS रेट्स हैं हमारे और जो डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहे हैं, तो ये अभी तो हम खुश हो रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई, डीजल की कीमत कम हो गई, कहीं आगे जाके खुदा ना खास्ता ये नापैद तो नहीं हो जाना है, क्योंकि हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि पेमेंट्स देने के बाद हमारे पास आगे पेमेंट्स नहीं, IMF प्रोग्राम का पता नहीं है। क्या सूरत हाल आपको नजर आती है आफ्टर जून, खाका साहब? सर, हम पीछे चले जाते हैं, लेट से हम 3 नवंबर को खड़े होते, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है इसी जहाँ पे आज हैं $4.38 अरब, यहीं के लगभग होते। IMF का प्रोग्राम हम 3 नवंबर से लेके 11-12 नवंबर तक रिव्यू करते, दिसंबर में ये बोर्ड में चला जाता, $1.2 बिलियन यहाँ से आ गए होते। इसी तरह मल्टीलैटरल्स के कुछ फ्लोज, बायलैटरल्स के, फ्रेंडली कंट्रीज के, आज आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पे खड़े होते। मेरा ख्याल है कि रुपए पे प्रेशर टूट गया होता, रुपए की मूवमेंट मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के मुताबिक दोनों तरफ होती। स्टोर ऑफ वैल्यू जो लोगों ने बनाया हुआ है, जो एक्सपोर्टर्स ने डॉलर होल्ड किया हुआ है, वो सब कुछ टूट जाता और आपका जो रुपया है वो मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रेंथन हो जाता 285 रुपए से। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाती। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, दिस इज हाउ द कंट्री शुड हैव बिहेव्ड इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। एब्सोल्युटली। अगर कोई भी और मुल्क होता और मैं उसको एडवाइस कर रहा होता, मैं उसको भी यही कहता। पाकिस्तान तो अपना मुल्क है, तो आई वाज वेरी क्लियर एंड दिस इज व्हाट आई केप्ट टेलिंग द अथॉरिटीज कि दिस इज हाउ दे शुड डू इट। अब आप खुद देखिए कि ये सारे पैसे नहीं आए, आप $4.38 अरब पे हैं, आपको $3.7 अरब पे करने हैं मई जून में। इनमें कुछ रोल ओवर है, मैं मानता हूं, इसमें कुछ कमर्शियल है, मैं मानता हूं, इसमें कुछ मल्टीलैटरल है, मैं मानता हूं। ये पैसे वापस चले जाएंगे, कुछ आप वापस ले लेंगे। सो आप अगर IMF नहीं करते
तो यहीं कहीं खड़े होंगे जहां पे आज खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, यही रुपए पे प्रेशर होगा, यही इंपोर्ट जो है वो बंद होगी, यही इकोनॉमी क्लॉग्ड होगी। समझने की कोशिश करें, लोग बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं डिफॉल्ट को, मैं आपको एक और चीज को एम्फसाइज करता हूं, आपने अपनी इकोनॉमी को कंप्लीटली क्लॉग कर दिया है। आपकी जो LSM है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, उसने 25% की गिरावट दिखाई है इस मार्च में कंपेयर टू लास्ट मार्च। दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमने इकोनॉमी को डॉलर लिक्विडिटी क्रंच की वजह से बिल्कुल क्लॉग किया हुआ है। अब आप मुझसे पूछेंगे मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू जस्ट टू कीप टॉकिंग कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट है वो रीजन है, वो तो है रीजन, और उसको तोड़ने में तो अभी दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड अप। बट ये जो सारी क्लॉक्ड इकोनॉमी है, इसको तो अनक्लॉग करें। आपके पास IMF के अलावा चारा नहीं था, बट इट सीम्स कि IMF अब आपको एक ऐसी जगह पे है जहां पे देयर इज क्लियरली अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, पाकिस्तान एंड द IMF। तो इसका कोई अभी फरूख अली साहब ने कहा कि कोई मुतबादिल नहीं है अब IMF का हमारे पास, तो आपके नजदीक कोई मुतबादिल है? आज कुछ खबरें थी कि शायद चीन से हम बात करें, किसी मुल्क से बात करें, कोई मुतबादिल हो सकता है IMF का इन द नेक्स्ट मंथ्स? क्योंकि IMF तो अभी नहीं हो रहा हमसे, ड्यू टू द टेक्निकल और पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट भी कहती है शायद रीजंस हैं, लेकिन इज देयर अ अल्टरनेट? So the alternative is what the government is applying, right? चाइना से $2 अरब की रीफाइनेंसिंग हुई। इस पे खबरों पे तो आप बिल्कुल ना जाएं, आप एग्जैक्ट पोजीशन देख लें। $2 अरब हमने उनके कमर्शियल के वापस किए थे वो, और जो चाइनीज कमर्शियल की रीफाइनेंसिंग होती है, चूंकि मैंने खुद हुकूमत में बहुत दफा करवाई है ये रीफाइनेंसिंग, उसके लिए ऑफ कोर्स हमें चाइनीज गवर्नमेंट की जब सपोर्ट आती है तो वो रीफाइनेंसिंग क्विकर हो जाती है। बिकॉज आप सोचिए कि हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कुछ अगर रीफाइनेंस कराना हो तो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट की से है वो ज्यादा होगी, इसी तरह उनके बैंकों में भी ऐसा ही है। सो आवर डिपेंडेंस इज ऑन रोल ओवर्स, आवर डिपेंडेंस इज ऑन ऑफ कोर्स मेनली कि चाइना के पैसे आ गए हैं, आवर डिपेंडेंस इज कि शायद सऊदी अरेबिया के पैसे भी आ जाएंगे, और ये वक्त जो है जून 30 तक इसी तरह गुजर जाएगा। बट सैफान, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अनक्लॉग करने के लिए इकोनॉमी को IMF के अलावा कोई चारा नहीं है। अब लेट्स से कि हम 1 जुलाई तक इसी तरह चले जाते हैं और IMF का 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं होता, दो एक ग्लिमर ऑफ होप ये है कि हम 9th और 10th रिव्यू को क्लब कर लें अब, और कुछ उनकी और शरायत जो हैं जो बजट से रिलेटेड है उस पर अग्रीमेंट कर लें, तो हम 9-10th रिव्यू को क्लब कर सकते हैं। ये तो मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी रख रहा हूं कि इफ आई वाज मैनेजिंग पाकिस्तान फाइनेंसेस टुडे एंड लेट्स से कि टुडे आई वाज टू टेक इट ओवर एंड सॉर्ट द IMF, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वुड डू इट। आई वुड से कि ठीक है 9th रिव्यू अगर कंप्लीट अलोन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बोर्ड में, आप मुझे 9th और 10th को क्लब कीजिए, बजट मेरे साथ बैठकर जो मैंने बनाया है उस पर अगर कोई डिस्कशन करनी है तो कर लीजिए। वंस आई एम एबल टू डू दैट, गेट द IMF ऑन बोर्ड, आई कैन सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट हमने 10वां रिव्यू भी कंप्लीट कर लिया है। उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जून 9th जब बजट देने जाएं उसके साथ कीजिए, एंड यू विल सी अ डिफरेंट इकोनॉमी। दिस इज द IMF रिट्रीवल पाथ। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना और बाकी कंट्री से लेके कुछ टाइम गुजार लें, कुछ मल्टीलैटरल से ले लें। जुलाई में जब खड़े होंगे, डिपेंडिंग के पॉलिटिकल क्या उस वक्त एटमॉस्फेयर होता है, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इन दी ऑफिंग होती है, आपको एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी पड़ेगी अगर इस प्रोग्राम से कंप्लीटली हम दूर चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इख्तिताम में पहुंचा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जौहर रसूली साहब ने ज्वाइन किया। महंगाई में कमी होगी या नहीं होगी, इस बुनियादी सवाल के साथ आम आदमी मुतासिर जिससे हो रहा है, हाजिर हुए। प्रोग्राम में फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक बहुत